फिलहाल ईरान का एक सेक्शन क्राइसिस से गुजर रहा है। मुस्तफा खामनेई भले ही सुप्रीम लीडर चुन लिए गए हैं, लेकिन वो एक हमले में घायल हुए हैं और फिलहाल उनकी हालत कैसी है कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भी नहीं पता कि मुस्तफा खामनेई है कहां। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तफा मॉस्को में है, जहां उनकी सेहत को दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन इस बीच ईरान एक ऐसी जंग से गुजर रहा है जिसमें सामने खड़ी है दुनिया की सबसे बड़ी सेना। सवाल है कि सुप्रीम लीडर की गैर मौजूदगी में कौन है जो जंग लड़ रहा है और किसकी कमांड पर जंग से जुड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जबकि IRGC के भी टॉप कमांडर्स को मार दिया गया है। फिर भी ईरानी सेना, ईरानी फोर्सेस किस तरह से ये जंग लड़ रही हैं? क्या है चेन ऑफ कमांड और कौन दे रहा है ईरानी सुरक्षा बलों को आदेश? न सुप्रीम लीडर की कमांड, ना ही किसी मिलिट्री कमांडर की कमांड। एक ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जिसके लिए ईरान ने 45 साल पहले ही तैयारी कर ली थी। ये एक ऐसा बैकअप प्लान है और अब यही मास्टर प्लान अमेरिका और इजराइल पर चाकू की तेज धार की तरह चल रहा है। इस तरह से सुपर पावर को घायल कर रहा है जैसा इससे पहले पिछले 80 वर्षों में कभी नहीं हुआ। अमेरिका और इजराइल अपने सुरक्षा कवच पर अभिमान करते हैं, लेकिन ईरान की ताकत ने इस अभिमान को चकनाचूर कर दिया है। इजराइल में 21 दिनों के अंदर 70 बार मिसाइल से हमले किए गए। खाड़ी देशों में अमेरिका बेस पर हमले किए और अमेरिका के थार से लेकर पैट्रियट तक और इजराइल के आयरन डोम से लेकर आयरन बीम तक सब बेकार साबित हो गए। ये मुमकिन कैसे हो सकता है? दरअसल बिना सुप्रीम लीडर के और बिना सेना के कमांडर के ये मुमकिन हो पा रहा है उस सिस्टम की वजह से जिसे ईरान ने बहुत पहले तैयार किया था। मोज़ैक डिफेंस, यानी वो सेना जहां नो चेन नो कमांड। कमान किसी के पास नहीं है और कमान हर किसी के पास है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC और उसकी सबसे वफादार वाबिस फोर्स ने मोर्चा संभाला है। वाबिस फोर्स वो फोर्स है जो पहले से मानकर चलती है कि वो मर चुकी है। उसका शरीर और दिमाग लड़ रहा है और सिर्फ ईरान की सुरक्षा के लिए लड़ रहा है, यानी वो सब कुछ करने को तैयार है। वैसे तो वाबिस फोर्सेस ईरान की सबसे खूंखार फोर्सेस है, लेकिन ये तब और खूंखार हो जाती है जब मोज़ैक डिफेंस एक्टिवेट हो जाता है। तब इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। दरअसल मोज़ैक डिफेंस उसी वक्त एक्टिवेट हो जाता है जब सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं। इसके तहत टॉप कमांडर मारा जाए या सेंटर से नेटवर्क कट जाए तो पूरा सिस्टम ईरान के 31 प्रांतों में छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और फिर हर एक टुकड़े में मौजूद सेना की अलग अलग यूनिट्स आजाद होकर काम करने लगती है और तब तक नहीं रुकती जब तक सुप्रीम लीडर खुद सामने आकर रुकने का आदेश नहीं देते, यानी नो चेन नो कमांड। इजराइल को पता है कि अगर वाबिस फोर्सेस को रोका नहीं गया तो ये एक ऐसा कभी न भरने वाला जख्म बन जाएगा जो ईरान की फतह हासिल करने के बाद और भी दर्द देता रहेगा। यही वजह है कि इजराइल चुन चुनकर वाबिस के चेक पोस्ट से लेकर कमांड सेंटर, बेस और हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। यहाँ तक कि बहुत ही व्यस्त सड़क पर भी ऐसे हमले करने से चूक नहीं रहा। वाबिस फोर्सेस को खत्म करने के लिए इजराइल ने उसके टॉप कमांडर को खत्म कर दिया। 17 मार्च को वाबिस के टॉप कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी और डिप्टी कमांडर कासिम कुरैशी को एक स्ट्राइक में ढेर कर दिया गया और अगले ही दिन इस्माइल अहमदी
जो वाबिस फोर्सेस के इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं, उन्हें भी मार दिया गया। इजराइल ने सोचा कि ये 3 बड़े कमांडर मारे गए तो वाबिस फोर्सेस बिखर जाएगी। המועצה לביטחון לאומי, לריג'ני, וראש הבסיג' זה גוף הדיכוי המרכזי של איראן שממונה על הטבח במפגינים, חוסלו הלילה והצטרפו। अब बासिस फोर्सेस के ऊपर भी कोई कमांडर नहीं है, तो बासिस फोर्सेस के अंदर भी एक्टिवेट हो चुका है मोज़ेक डिफेंस प्लान। ये कोई आम मिलिट्री प्लान नहीं है। द सुफान सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान के तहत लोकल बासिस यूनिट अपने आप आजाद होकर काम करने लगती है। उन्हें किसी बड़े ऑर्डर की जरूरत नहीं होती है। वे खुद फैसले लेते हैं और खुद हमले करते हैं। अब वासिस फोर्सेस के ऊपर कोई भी कमांडर नहीं है, तो वासिस फोर्सेस के अंदर भी एक्टिवेट हो चुका है मोज़ेक डिफेंस प्लान। यह कोई आम मिलिट्री प्लान नहीं है। द सुफान सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस प्लान की तहत लोकल वासिस यूनिट अपने आप आजाद होकर काम करने लगती है। उन्हें किसी बड़े ऑर्डर की जरूरत नहीं होती। वो खुद फैसले लेते हैं और खुद हमले करते हैं। ईरान का मानना है कि वह अमेरिका या इजराइल से सीधे टेक्नोलॉजिक वॉर शायद जीत न सके, लेकिन मोज़ेक डिफेंस के जरिए वो इस युद्ध को एक लंबे और खूनी और थका देने वाले गुरिल्ला युद्ध में बदल रहे हैं। दुश्मन को लगता है कि उसने सांप का सिर काट दिया है, लेकिन वासिज के हजारों हाथ पैर अभी भी काम कर रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने एक इंटरव्यू में कहा कि डिसेंट्रलाइज मोज़ेक डिफेंस ईरान के लोगों को ताकत देती है और वो तय करे कि युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। इस कट्टर फोर्स को समझने के लिए हमें ईरान के नजरिए और इसके इतिहास को देखना होगा। बात 1969 की है, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। आयतुल्ला खुमैनी ने शाह को सत्ता से बेदखल किया और ईरान की बागडोर संभाली, लेकिन उन्हें डर था कि आर्मी तख्ता पलट कर सकती है, यानी कि जो रेगुलर आर्मी थी, जिसे आत्रेश कहते थे, उस पर उन्हें जरा भी भरोसा नहीं था। इसी डर से खुमैनी ने 25 नवंबर 1979 को दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी बनाने का ऐलान किया। ये 2 करोड़ लोगों की आर्मी है, जो दिखती भी है और नहीं भी दिखती, जो एक फौज है और फौज नहीं भी है। समझिए कैसे। आज ईरान की जनसंख्या 9 करोड़ 30 लाख है और इनमें से करीब 2 करोड़ 50 लाख लोग बासिज फोर्स से जुड़े हुए हैं। ये आम लोगों की फोर्स है। साज़माने बासिज ए मुस्तजाफिन, यानी गरीबों और मजलूमों को मोबिलाइज करने वाला एक संगठन। इसी को बासिज फोर्सेस कहा जाता है। ईरान में पश्चिमी सभ्यता को लाने वाले शाह की सरकार गई और खुमैनी और खामनेई ने कमान संभाली, तो उनके सामने एक और मुसीबत आ गई। इराक से सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला बोल दिया और 8 वर्षों तक ये जंग चलती रही। लाखों लोग मारे गए। इंसानियत ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद इतनी क्रूरता फिर कभी नहीं देखी। सद्दाम हुसैन पर आरोप लगे कि उन्होंने ईरान में मासूम लोगों पर केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया, जिससे हजारों लोग तड़प तड़प कर मर गए। इनमें छोटे बच्चे भी शामिल थे। ईरान ने अपनी बासिज फोर्सेस को मैदान में उतारा और उनके मेथड्स ने तो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वासिज के लड़ाके खुद को ईरान का रक्षक मानते हैं और अपने देश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बिना किसी नियम और कानून के लड़ते हैं वासिज के लड़ाके। वो इराक के सद्दाम हुसैन या अमेरिका और इजराइल को मानते हैं कि ये ग्लोबल एरोगेंस के खिलाफ एक पाक जंग लड़ रहे हैं और इस जंग में सब कुछ जायज है।
बासिज फोर्सेस का ही मोटो है। उनके खिलाफ तुम कितनी ताकत तैयार कर सकते हो, करो। 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध में बासिज ने अपनी इसी शहादत की फिलॉसफी का सबसे डरावना रूप दुनिया को दिखाया। जब ईरान के पास हथियार खत्म हो गए तो बासिज ने ह्यूमन वेव अटैक शुरू कर दिए। हजारों वॉलंटियर्स, जिनमें 9 से 12 साल के छोटे बच्चे भी शामिल थे, उन्हें बारूदी सुरंगों वाले मैदानों में दौड़ा दिया गया। उनके शरीरों के चीथड़े उड़ गए ताकि उनके पीछे आ रही रेगुलर आर्मी के लिए रास्ता साफ हो सके। ईरान सरकार के लिए ये बच्चे शिकार नहीं थे, बल्कि शहीद थे, जिन्होंने जन्नत की चाबियां गले में पहनकर देश की रक्षा की। आज भी बासिज इसी विचारधारा पर चलती है। उन्हें सिखाया जाता है कि उनकी वैचारिक पवित्रता और मरने का जज्बा दुश्मन देश के किसी भी मॉडर्न हथियार से ज्यादा ताकतवर है। आज इजराइल ने बासिज फोर्सेस की चेन इन कमांड को तोड़कर रख दिया है, लेकिन ये हमले बासिज की उस बुनियाद को नहीं हिला पा रहे हैं जो देश के लिए मर मिट जाने की विचारधारा से बनी है।